नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी, भाग 23। पिछले भाग में आपने सुना कैसे रानी ने रणनीति बनाई और हर जगह तोप के साथ पुरुष और स्त्री गोलंदाजों की बारी बारी से कुमुक लगाई। सागर खिड़की पर पीर अली के साथ एक पठान को रखा गया था, जिसका आना पीर अली को अच्छा नहीं लगा। उसने बड़ी कोशिश की कि उस पठान को किसी तरह टाल दे, पर बात नहीं बनी। खैर, किसी तरह उस पठान बरहामुद्दीन को भुलावा दे पीर अली अंग्रेजों के खेमे में रात को गया। रोज ने पीर अली से अंदर की सब खबरें ली। उसे यह जानकर भी हैरानी हुई कि झांसी में स्त्रियां गोलंदाजी कर रही हैं। रोज ने पीर अली को एक और किसी फाटक वाले को साथ लेकर आने को कहा। पीर अली वापस आया तो बरहामुद्दीन ने उसे सवाल जवाब किए, जिससे वह सतर्क हो गया। वहां रोज ने किले की सबसे कमजोर दिशा का भेद पाकर पश्चिमी ओर से जार पहाड़ी पर से तोपखाने बांधकर शहर का विध्वंस आरंभ किया, जिसका जवाब गुलाम गौस, लालता पंडित और बख्शिन ने एक क्रम में बांध कर दिया। इसी लड़ाई में बख्शिन वीरतापूर्वक लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। बख्शिन के शव को देखकर रानी भावुक हुई तो गौस ने उन्हें भावुकता में बहने से रोक लिया। एक मौके पर अंग्रेजों ने चालाकी के साथ मंदिरों के बीच में तोप रखकर हमला किया तो गौस ने अपनी गोलंदाजी का ऐसा जौहर दिखाया कि मंदिर को बिना कोई क्षति पहुंचाए अंग्रेजों की तोपों की धज्जियां उड़ा दी। रानी ने अपने हाथ से गौस को सोने के चूड़े पहनाए। बरहामुद्दीन को पीर अली पर शक हुआ तो उसने रात में उसका पीछा किया और अंग्रेजी छावनी में उसे आराम से जाते देख दुखी हो वापस आ गया और एक संकल्प लिया। अब आगे। सुंदर को उस रात दूल्हाजो की कुमुक सौंपी गई। उसने दूल्हाजो से गोलंदाजी सीखी थी, इसीलिए वह उसका आदर करती थी। संध्या के उपरांत सुंदर ओरछा फाटक के ऊपर दूल्हाजू के पास पहुंच गई। दूल्हाजू ने दिन में खूब तोप चलाई थी। वह प्रसन्न था और सुंदर उस दिन के काम पर संतुष्ट थी। केवल बख्शिन के देहांत पर कभी कभी मन कसक उठता था। दूल्हाजू ने सुंदर से कहा, आज तो बाई मैं बहुत थक गया हूं, सारा शरीर दुख रहा है। आप विश्राम करिए, मैं तो रात भर सावधान रहूंगी। दिन भर फिर वही सब काम करना पड़ेगा। मैं दिन में भी आपकी जगह काम करती रहूंगी और कल रात को भी काम कर दूंगी। तब तक आप सुस्ता लेंगे। परसों दिन में आप तोपखाना संभाल लेना, मैं सो लूंगी। रात का काम फिर पकड़ लूंगी। सुंदर, तुम बहुत प्रबल हो। आपकी कृपा। और अत्यंत सुंदर। इसका उत्तर कुछ नहीं दे सकती। भगवान ने जैसा बनाया वैसी हूं। तुमको देखते ही, तुम्हारे दर्शन करते ही न जाने मेरा चित्त कैसा हो जाता है। तुम तो महल की रानी होने के योग्य हो। रानी तो एक ही है और एक ही हो सकती हैं। सुंदर, मैं तुमको अपने हृदय से लगाना चाहता हूं। क्या कहती हो? यही कि आप बहुत नीच हैं। दूल्हा जो इस उत्तर की आशा नहीं कर रहा था, उसने अपने ठेस को मुश्किल से संभाला, उत्तेजित हुआ। बोला, जानती हो मैं ठाकुर हूं। सुंदर ने दृढ़ सुहावने स्वर में कहा, जानते हो मैं कुणबी हूं। जिस जाति की सहायता से छत्रपति ने एक छत्र राज्य स्थापित किया था। दूल्हा जो यकायक हंस पड़ा। बोला, मैं सुंदर बाई तुमसे परम प्रसन्न हुआ। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह सब कहा था। सुंदर ने स्थिरता के साथ कहा, हर्ष है कि आपकी परीक्षा शीघ्र समाप्त हो गई। दूल्हाजो की आंख से लौ छूट पड़ी, परंतु सुंदर ने नहीं देखा। तोपखाना संभालो, मैं सवेरे काम पर आ जाऊंगा। और अधिक दूल्हाजो कुछ न कह सका, चला गया। अब सुंदर का क्षोभ जागृत हुआ। खींचकर उसने अपने मन में कहा, तो वो जूते मुंह पर न लगा पाए, बड़ा सरदार बना फिरता है।
मेरे स्त्रीत्व को इतना दुर्बल समझा? सवेरा होते ही दुल्हाजू अपने ठिये पर आ गया। सुंदर से कोई बात नहीं हुई। उसने ऐंठ के मारे क्षमा प्रार्थना तक नहीं की। सुंदर ने रात का सब हाल रानी को सुनाया। रानी ने सुंदर को वर्जित किया। और किसी से कुछ मत कहना। गोलंदाज बहुत मारे गए हैं। यदि मेरे पास काफी आदमी होते तो दूल्हाजू को अपने हाथ से कोड़े लगाती और झांसी से बाहर कर देती, परंतु इस समय जरा सह लेना चाहिए। तुझे अनुमति देती हूं कि यदि वह फिर कोई बेहूदी बात कहे तो अकेले में जूते लगा लेना। तो उसको कुश्ती में पछाड़ सकती है। सुंदर को अच्छा लगा, चुप रही। रानी ने समझा कि इतने से संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने दूल्हाजू को बुलाया और अकेले में काफी डांटा फटकारा। कहा, अब की बार तुमको क्षमा किया, अपना काम करो, ऐसा ओछापन न करना। दूल्हाजू काम पर शीघ्र लौट गया। उसने सोचा, एक ने नीच कहा, दूसरी ने ओछा। मेरे सच्चे प्रेम को किसी ने न पहचाना। सुंदर एक छोटी जाति की स्त्री है। मैं उसको खुल्लम खुल्ला रख लेता, ठकुराइन बन जाती। लेकिन बड़ी पाजी औरत है और रानी औरतों की तरफदार। मैंने कहा ही क्या था? विश्वास दिलाया कि उसकी परीक्षा कर रहा था, परंतु रानी ने विश्वास नहीं किया। इस प्रकार का बर्ताव तो बड़े बड़े महाराज भी मेरे साथ नहीं कर सकते। दूल्हाजू उस बर्ताव को अपना अपमान समझता था। वह उस पहर अपना कर्तव्य शिथिलता और अन्य मनस्कता के साथ करता रहा। कुशल यही थी कि पिछले दिन गुसाइयों के मंदिरों के पास वाले तोपखाने के मिट जाने के कारण और रोज के पश्चिमी मोर्चे पर अधिक जोर देने के कारण ओरछा फाटक ने अधिक गोलाबारी का आह्वान नहीं किया। दोपहर के बाद धूप कड़ी हो गई, लू भी चल उठी। दोनों ओर के तोपखाने और सिपाही अवकाश लेने लगे। पीर अली दूल्हाजू के पास आया। राम रहीम होने के उपरांत बातचीत होने लगी। पीर अली चाहता था कि कम से कम एक सरदार को अपने पक्ष में कर लूं। पीर अली, दीवान साहब, आपको तो बड़ा कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आपकी वजह से मेरी खिड़की पर दुश्मन कोई दबाव ही नहीं डाल पाता। परिश्रम तो सचमुच मीर साहब मुझको बहुत करना पड़ता है। मारे जाने पर मेरे परिश्रम का कोई मूल्य आंका जाएगा या नहीं, इसमें संदेह है। रानी साहब तो इनाम खुले हाथ देती हैं। गुलाम गौस को सोने के कड़े, अपनी तौल भर चांदी का तोड़ा और कुंवर का खिताब बख्शा है। होगा। रानी पठानों और परदेसियों की केवल हेकड़ी पर ही प्रसन्न हो जाती हैं। खजाना उनके हाथ में है, चाहे जिसको लुटावें। मैं कितनी बार ओरछा फाटक के सामने से अंग्रेजों को हटा चुका हूं। कितनी बार मैंने उनके तोपखाने नष्ट किए, परंतु मुझको तो एक पैसा भी पुरस्कार में नहीं मिला। जी चाहता है यह लड़ाई समाप्त हो या अवसर मिले तो अपने घर चला जाऊं। मैं ही देखिए दीवान साहब, जासूसी में कितनी जान खपा रहा हूं। पता लगाने के लिए रात में इधर उधर अकेला भटकता हूं। एक गोली या तलवार का वार पड़ जाए कि बस खत्म हूं, मगर कोई पूछने वाला नहीं कि भैया तुम्हारा क्या हाल है। मेरे साथ एक गंवार पठान को और जोड़ दिया है, उसके मारे परेशान रहता हूं। इधर मेरी भी यही परेशानी है। सुंदर बाई मेरी नायबी में है। उसकी केवल परीक्षा लेने के लिए एक बात कही कि वह पाजीपन पर आ गई। मैंने डांटा, उसने रानी से मेरी शिकायत कर दी। रानी ने मुझसे ऐसी बातें की हैं आज कि दिल टूट रहा है। पीर अली ने प्रयत्न किया अपने को रानी का जासूस प्रकट करने का। दूल्हाजू ने प्रयास किया अपने को दुखाया सताया निर्दोष सिद्ध करने का। दोनों के मन परस्पर निकट आए, परंतु एक दूसरे की बात को उनमें से किसी ने नहीं समझा। दूल्हाजू ने कहा, मुझे दिखता है कि हम लोग अंग्रेजों को हरा नहीं सकेंगे। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ को सहज ही तोड़ लिया, कानपुर को भी पराजित कर लिया है। सच्ची बात तो दीवान साहब यह है कि झांसी बेचारी का कोई बिरता नहीं। जी चाहता है कि आज ही इस्तीफा देकर तुम्हारी मोहरी से घर चला जाऊं। इस्तीफा देने की क्या जरूरत, वैसे ही चले जाइए। परंतु चारों तरफ तार लगे हुए हैं और संतरियों के छबीने पड़े हुए हैं, जिनमें होकर छिपकर निकलना कठिन है। आप मीर साहब
अंग्रेजी छावनी में से खबर कैसे लाते हैं? छावनी में मेरे कुछ रिश्तेदार भोपाली दस्ते में हैं। उनकी मदद से पहुंच जाता हूँ और वहां का हाल ले आता हूँ। और दीवान साहब, मैं अंग्रेजों के बड़े जनरल रोज साहब के सामने भी हो आया हूँ। आप लड़ाई शुरू होने के पहले गए थे? नहीं, कल रात को ही तो पहुंचा था। फिर बचे कैसे? सीधी सी बात, उनसे कह दिया कि मैं तो आपकी तरफ से जासूसी कर रहा हूँ। जनरल मान गया? क्यों ना मानता, दो एक बातें बतला दी, उसको भरोसा हो गया। मैं भी जनरल के पास चलना चाहता हूँ। यदि रानी साहब को खबर लग गई तो जो हाल आपका होगा वही मेरा भी। मैं तो जासूस हूँ, मुझको भी उसी रंग में रंग लीजिए। मगर जनरल के सामने आप अपने को जासूस नहीं कह सकेंगे। तब क्या कहूंगा? जाना तो उसके सामने अवश्य चाहता हूँ। शर्त यह है कि बचकर लौट आऊं और यहां भी कोई गड़बड़ ना हो। जनरल ने यदि आपसे किसी काम के करने के लिए कहा तो? हाँ, करनी पड़ेगी। तो पहले आपका हमारा ईमान हो जाए और कहीं भी किसी प्रकार की भी बात ना फूटने पावे। पीर अली ने दीन की और दुल्हाजू ने धर्म की पक्की सौगंध खाई। पीर अली ने कहा, यदि अवसर मिला तो आज रात को, नहीं तो कल रात को चलेंगे। दिन भर पश्चिमी और दक्षिणी मोर्चा पर घोर युद्ध होता रहा। उत्तर में उन्नाव, भांडेरी और सूजेका फाटकों पर भी गोलाबारी हुई। इस दिशा में ओरछा की सेना रोज के दस्ते के साथ काम कर रही थी, परंतु इस ओर झांसी के सैनिक और गोलंदाज ऐसी मुस्तैदी के साथ कर्तव्य पालन कर रहे थे कि रानी को इस दिशा से अंग्रेजों का कोई भय ही न था। दतिया राज्य से अंग्रेजों की सहायता के लिए कोई दस्ता नहीं आया था। इस राज्य को चरखारी पराजय का पता लग गया था। राजा विजय बहादुर का देहांत हो चुका था। उत्तराधिकारी नाबालिग था। रोज के आक्रमण के पहले दतिया को रानी का भय था और अब तात्या टोपे का। इसीलिए दतिया राज्य भयग्रस्त तटस्थता में था। झांसी का दतिया फाटक निर्भय था। किले की पश्चिमी बुर्ज का तोपखाना इसकी काफी रक्षा किए हुए था। यही हाल खंडेराव फाटक का था। फिर भी इन फाटकों के तोपची हाथ पर हाथ धरे न बैठे थे। संध्या हो गई, परंतु रात में गोलाबारी बंद न हुई। रात में गोले सर्राती हुई छोटी छोटी लाल गेंदों की तरह मालूम पड़ते थे। इस गोलाबारी से शहर का थोड़ा सा नुकसान हुआ, परंतु किले का कुछ नहीं बिगड़ा। उस रात पीर अली बाहर नहीं जा पाया। दुल्हाजू कम सोया, उसने पीर अली की बाट जोही। दिन निकलने पर फिर जोर का युद्ध हुआ। अब तक गोरी पलटने आगे बढ़ बढ़ कर मर रही थी। अब अधिकांश देसी पलटने दिखलाई पड़ी, परंतु तोपखाने सब अंग्रेजों के हाथ में थे। दोनों ओर के तोपची मर रहे थे और दूसरे तोपची उनकी जगह पर आ रहे थे। संध्या के समय किले के पश्चिमी मोर्चे का तोपखाना बंद हो गया। कारण था दीवार का धुस हो जाना। दीवार के टूट जाने से तोपखाना दिखलाई पड़ने लगा। मुश्किल से तोपों को आड़ में किया गया, पर पहाड़ी की ओर से एक दस्ता झपटा। खंडेराव फाटक पर से सागर सिंह ने देख लिया। फाटक पर ताले पड़े थे। वैसे भी फाटक खोलने की आज्ञा न थी। सागर सिंह ने तोप चलाई, परंतु वह जल्दबाज था, इसीलिए निशाना ठीक न बैठता था। खींच उठा। अपने साथियों से बोला, आज बुंदेलों की नाक कटती है और कुंवर सागर सिंह की मूंछ जाती है। जो मेरे साथ इन गोरों का सामना कर सके वह तुरंत नीचे उतरे। एक ने कहा, रानी साहब की या दीवान जवाहर सिंह की आज्ञा ले लो। सागर सिंह ने उत्तर दिया, बावले हुए हो? जब तक किसी की आज्ञा आवेगी तब तक ये लोग किले में घुस जाएंगे। तब उस आज्ञा को क्या हम चाटेंगे? रस्से की सीढ़ी लगाकर धड़ाधड़ 100 आदमी नीचे उतर गए। सबसे पहले सागर सिंह। ये लोग सपाटे से बगल वाली टोरिया की ओट में पहुंच गए। जैसे ही अंग्रेजी दस्ता आया, इन लोगों ने बंदूकों की बाढ़ छोड़ी। दस्ते ने भी बंदूक दागी। सागर सिंह की टुकड़ी को कोई हानि नहीं हुई, परंतु अंग्रेजी दस्ता छिन्न भिन्न हो गया। इकट्ठा होने ही को था कि सागर सिंह अपने साथियों सहित तलवार लेकर पिल पड़ा। अंग्रेजी दस्ता सब नष्ट हो गया। कुंवर सागर सिंह भी खंडेराव फाटक के पास ही मारा गया। इसके कुछ आदमी बच गए।
भीतर वापस आ गए। इन आदमियों की वीरता ने उस दिन झांसी का किला बचा लिया। रात हो गई। रानी को सागर सिंह के शौर्य का समाचार मिल गया। रानी की आंखों के सामने बरवा सागर की घटना का पूरा चित्र आ गया। रानी ने मन में कहा, जिस देश में सागर सिंह सरीखे लोग जन्म लेते हैं, वह स्वराज्य से बहुत दिनों वंचित नहीं रह सकता। रानी ने दीवार की मरम्मत अपने सामने करवाई। कारीगर कंबल ओढ़ कर दीवारों की मरम्मत पर चिपट गए और रात भर में दीवार ज्यों का त्यों कर लिया। सवेरे पश्चिमी अंग्रेजी मोर्चे ने दूरबीन से देखा जैसे दीवार कभी कुछ बिगड़ा ही न था। उस दिन अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर निरंतर और तीव्र गोलाबारी हुई। इधर दीवारें टूट रही थी, उधर अंग्रेजों के मोर्चे नष्ट हो रहे थे। इधर तोपची पर तोपची मारे जा रहे थे, उधर तोप खानों पर तोप खाने बंद हो रहे थे। तुरंत दूसरी तोपों को संभाल लेते थे। रानी की स्त्री सेना इस तरह काम कर रही थी जैसे देवी दुर्गा ने अनेक शरीर और अनेक रूप धारण कर लिए हों। दीवार टूटी की मरम्मत हुई, वह भी दिन दहाड़े। मरम्मत करने का काम पुरुष कर रहे थे और पत्थर तथा चूना इत्यादि देने का काम स्त्रियां। गोले बरस रहे थे, ऐसे गोले जो फटकर अपने भीतर के कील कांटे चारों ओर सनसना देते थे, परंतु ना तो झांसी की हिम्मत टूट रही थी और ना झांसी की रानी की। जैसे जैसे संकट बढ़ता, तैसे तैसे इनका साहस बढ़ता जाता। यकायक गोला किले के भीतर वाले गणेश मंदिर पर गिरा और वह ध्वस्त हो गया। केवल मूर्ति बची। दूसरा शंकर किले में गिरा। उस समय 8-10 ब्राह्मण पानी भर रहे थे। उनमें से आधे मारे गए, बाकी भाग गए। ये गोले पश्चिमी मोर्चे से आए थे। पानी की टूट पड़ी। 3-4 घंटे लोगों को प्यासा रहना पड़ा। किले का पश्चिमी मोर्चा संभाला गया। अंग्रेजी मोर्चे का मुंह बंद हुआ। तब कुएं से पानी आ पाया। फिर रात हुई और बहुत कुछ शांति। दोनों पक्ष थकावट में चूर थे। इस रात पीर अली और दुल्हाजू को अवसर मिला। बरहामुद्दीन सागर खिड़की की तोप पर पीर अली की जगह आ गया। पीर अली ने उससे कहा, आज बहुत से पते लगाने के लिए अंग्रेजी छावनी में जाना है। शौक से जाइए। अकेले ही जाइएगा? बड़ा खतरनाक काम है। अकेला ही जाऊंगा। 2 आदमी होने से खतरा बढ़ जाएगा। पीर अली खिड़की पर से उतरा। थोड़ी देर ही ठहरा था कि दुल्हाजू आ गया। ओरछा फाटक पर उसकी जगह सुंदर आ गई थी। दुल्हाजू को बरहामुद्दीन ने नहीं देखा। पीर अली और दुल्हाजू मोहरी में धंसे। धंसते ही दुल्हाजू ने नाक दबाई। धीरे से कहा, मीर साहब, यह तो बहुत सकरी और गंदा रास्ता है। पीर अली धीरे से बोला, दीवान साहब, वहां पहुंचने का यही एकमात्र मार्ग है। उन दोनों के निकल जाने पर धीरे से बरहामुद्दीन मोहरी में उतरा और आड़ ओट लेते हुए पहले संतरी के छबीने तक चला गया। संतरी ने टोका। पीर अली ने बंधे हुए संकेत की भाषा में जवाब दिया। वे दोनों छावनी में चले गए। बरहामुद्दीन ने सोचा, पीर अली अवश्य कोई घातक षड्यंत्र रच रहा है और वह झांसी के लिए शुभ नहीं जान पड़ता। आज दूसरा आदमी इसके साथ कौन है? बरहामुद्दीन सावधानी के साथ लौट आया। हाथ पैर धोकर मोहरी की बगल में बैठ गया और पीर अली की बाट जोहने लगा। दुल्हाजू के साथ पीर अली रोज के सामने पेश हुआ। स्टुअर्ट पास था। पूछताछ शुरू हुई। रोज, तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन है? पीर अली, दीवान दुल्हाजू ठाकुर साहब। ओरछा फाटक का तोप खाना इन्हीं के हाथ में है। मैं खुश हुआ। यह किसी राज परिवार का पुरुष है? जी हाँ। आप क्या काम करोगे दीवान साहब? दुल्हाजू, जो कहा जाए। पीर अली, ये सच्चे आदमी हैं साहब, गंगा जली की सौगंध लेंगे। रोज समझ गया। दूल्हाजू के पसीने छूट गए। निकल भागने को जी चाहा, परंतु वहां बाल बराबर भी सांस न थी। रोज ने एक हिंदू सिपाही से लोटा भरकर मंगवाया। रोज ने कहा, आपको गंगा जी की सौगंध खानी पड़ेगी। दूल्हाजू ने लोटा दोनों हाथों में ले लिया, आंखें बंद कर ली। रानी का कृपित चेहरा सामने फिर गया। उसने आंखें खोल ली। रोज ने सोचा, शपथ गंभीरता पूर्वक ले रहा है। पीर अली ने अनुरोध किया, सौगंध ले लीजिए दीवान साहब। दूल्हाजू ने शपथ ली।
गंगा जी मुझको मारें जो मैं बेईमानी करूं। रोज, बेईमानी किसके साथ? शपथ लो कि कंपनी सरकार के साथ, अंग्रेजों के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। पीर अली, ले लीजिए सौगंध दीवान साहब। दूल्हाजू ने शपथ ली, कंपनी सरकार के साथ, अंग्रेजों के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, और उसने लोटा नीचे रख दिया। रोज ने कहा, अभी नहीं। लोटा फिर हाथ में लीजिए और यह कहिए कि ओरछा फाटक का तोप खाना या तो बेकार कर देंगे या तोप खाने से गोला नहीं छोड़ेंगे और ओरछा फाटक हमारे हवाले कर देंगे। दूल्हाजू ने तदनुसार कसम खाई। पीर अली ने विनय की, हुजूर को इनाम भी इसी समय बतला देना चाहिए। रोज ने तुरंत वरदान दिया, 2 गांव जागीर में दीवान साहब, हमेशा के लिए। दूल्हाजू ने क्षीण मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया। प्रश्न किया, कब? रोज ने उत्तर दिया, जब हम झांसी पर अधिकार करके शांति स्थापित कर लेंगे। यह नहीं पूछा वह काम कब करना होगा? दूल्हाजू ने कहा। रोज और स्टुअर्ट ने सलाह की। रोज बोला, जब हमारे मोर्चे के पीछे लाल झंडा देखो, लेकिन जब तक लाल झंडा ना देखो तब तक गोले टेकड़ी के नीचे हिस्से में लगे, हमारे तोपखाने या दस्ते पर गोला ना आवे, और हमारे तोपखाने का गोला तुम्हारे ऊपर ना गिरेगा, या तो दीवार की जड़ में पड़ेगा या तुम्हारी बगल में जो ऊंचाई पर बुर्ज है उस पर पड़ेगा। यदि तुमने हमारे साथ बेईमानी की तो सबसे पहले तुमको फांसी दी जाएगी। दूल्हाजू का चेहरा तमतमा गया। मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है। इन मीर साहब को मालूम है कि रानी साहब से मेरा दिल बिल्कुल फिर गया है। पीर अली ने समर्थन किया। इसके उपरांत वे दोनों चले गए। रोज ने स्टुअर्ट से कहा, राज खानदान के लोगों को हाथ में रखना जरूरी है। डलहौजी ने इन लोगों को अपमानित करके हिंदुस्तान को बिल्कुल ही खो दिया होता। स्टुअर्ट, लेकिन आगे चलकर इन लोगों को सिर पर भी नहीं बिठलाना है। रोज, नहीं जी, वे सिर पर नहीं बैठना चाहते, वे तो अपनी मखमली गद्दियों पर बैठे रहना चाहते हैं, वहीं अडिग बने रहेंगे। पीर अली ने मोहरी के सिरे पर पहुंचकर कहा, दीवान साहब, लाल झंडे वाली बात याद रखना। दूल्हाजू धीरे से करके ओरछा फाटक की ओर चला गया। उसके चले जाने पर पीर अली ने दीवार से सटा हुआ किसी को देखा, कांप गया। बोला, कौन? बरहाम ने आगे बढ़कर उत्तर दिया, मैं हूं मीर साहब। हृदय की धड़कन को दबाते हुए पीर अली ने कहा, मैं खान साहब यहां क्या कर रहे थे? मोहरी में छप छप की आवाज सुनकर शक हुआ, इसीलिए यहां आ गया। आपके साथ दूसरा आदमी कौन था? होगा, आपको क्या मतलब? पीर अली ने होश संभालते हुए कहा, जासूसी मुकदमों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। बरहाम, आप तो कहते थे कि अकेले ही जाएंगे। 2 आदमी होने से खतरा बढ़ जाएगा। आपको साथ ले जाता तो खतरा जरूर बढ़ जाता। यह दीवान साहब कौन आदमी था? दीवान साहबों और खास साहबों की झांसी में कोई कमी है? हाँ, मीर साहब अलबत्ता बहुत थोड़े हैं। अपना काम देखिए, मैं तो जाकर सोता हूँ। इतना ख्याल रखिए कि किसी के राज में अपना पैर नहीं पटकना चाहिए। मान लिया मीर साहब, मान लिया, लेकिन इतना तो बतला दीजिए कि आज किस तरह पहुंचे और क्या क्या कराए। आप पीछे पीछे क्यों न चले आए? गया था, लेकिन लाल झंडे की बात समझ में नहीं आई। पीर अली सन्नाटे में आ गया, परंतु उसको मनोनिग्रह का काफी अभ्यास था। बोला, लाल झंडे वाली बात रानी साहब को बतलाई जाएगी, आपको नहीं। रानी साहब से मैं भी कुछ अर्ज करूंगा। पीर अली अपने शयनागार में चला गया। उसको नींद नहीं आई। 2 दिन पहले उसने एक निश्चय किया था। सवेरा होते ही वह रानी के पास पहुंचा। पिछले रोज बहुत तोपची और सैनिक मारे गए थे। रानी ने रात में तोपचियों का प्रबंध कर लिया था। तड़के के पूर्व ही वह नए सैनिकों की भर्ती के उपायों में व्यस्त थी। जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह भी उसी चिंतन में वहीं पर थे। पीर अली ने तुरंत निवेदन किया, श्रीमंत सरकार, आज पश्चिमी मोर्चे से बहुत जोर का हमला होगा।
जब आपका ध्यान उस ओर फटक जाएगा, तब दक्षिणी मोर्चे में से जो जीवन शाह की टोरिया के बगल में है, धावा बोला जाएगा। रात की जासूसी का यही समाचार है। रानी ने उपेक्षा के साथ कहा। देखूंगी, प्रबंध हो गया है। वह किसी काम के लिए शहर में जाने को उद्यत थी। पीर अली हाथ जोड़कर बोला, श्रीमान सरकार, उस बरहामुद्दीन को मेरे ठिये से हटा दिया जाए। वह मेरे काम में बहुत दखल देता है। देखूंगी, कुछ और कहना है? हुजूर, पीर अली ने जरा थर्राए हुए स्वर में कहा, एक लाल झंडे के बारे में निवेदन करना है। लाल पीले झंडे के विषय में जो कुछ कहना हो जल्दी कहो। अंग्रेज धोखा देने के लिए खूनी झंडा किसी टेकड़ी पर उठाएंगे और वहां से गोलाबारी भी धूमधाम के साथ करेंगे, परंतु हमला करेंगे किसी दूसरी दिशा से। समझ लिया। कुछ और? बस हुजूर, केवल यह कि बरहामुद्दीन को मेरी बुर्ज पर से हटा दिया जाए। रानी अनसुनी करके जवाहर सिंह के साथ शहर की ओर गई। पीर अली दूसरी ओर चला गया। रानी को मार्ग में बरहामुद्दीन मिल गया। उसने रोक लिया, अनुनय के साथ प्रार्थना की, पीर अली से होशियार हो जाएं सरकार, वह रात को अंग्रेजी छावनी में जाते हैं। रानी रात की जागी थी। सैनिकों का तुरंत प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक था। मार्ग की टोका टाकी सहन नहीं हो रही थी। बोली, तुमको कैसे मालूम? बरहामुद्दीन ने उत्तर दिया, मैं पीछे पीछे गया था। अंग्रेज संतरी ने इनको टोका, इन्होंने इशारे की बोली में जवाब दिया। संतरी ने तुरंत छावनी में जाने दिया। यह पहले दिन की बात है सरकार। गई रात वे किसी एक दीवान साहब को साथ ले गए थे। मैं फिर पीछे पीछे गया। संतरी ने उसी तरह चिल्लाकर टोका, इन्होंने उसी तरह चिल्लाकर इशारे की बोली में जवाब दिया। दोनों को खट से छावनी में जाने की इजाजत मिल गई। ये लोग देर से लौट कर आए। जब दोनों अलग हुए, पीर अली ने दूसरे से कहा, दीवान साहब, लाल झंडे वाली बात याद रखना। मैंने इन दीवान साहब को नहीं पहचाना। हुजूर, इस कार्रवाई में दगा है, द्रोह है, खतरा है। घोड़ा आगे बढ़ने के लिए लगाम चबा रहा था, पैर पटक रहा था। रानी ने रुखाई के साथ कहा, तुम मूर्ख मालूम होते हो। अपना काम ना करके दूसरों के पीछे पीछे घूमते हो। अपना ठिया देखो। रानी आगे बढ़ गई, साथ में जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने विनय की, सरकार, पठान मूर्ख नहीं है। पीर अली की जांच होनी चाहिए। रानी ने उत्तर दिया, सामने का काम पहले निपटा लो और फिर जांच करो। पता करना यह कौन दीवान साहब हैं जो पीर अली के साथ गया था। नए सैनिकों का प्रबंध करके रानी किले को लौट आई। जवाहर सिंह शहर के इंतजाम में उलझ गया। रानी ने जरा सा अवकाश मिलने पर मोतीबाई से बरहामुद्दीन वाली बात कही। मोतीबाई बोली, पीर अली बेईमानी कर सकता है। साथ में दीवान दुल्हा जो गए होंगे, आप उनसे रुष्ट हुई थी। रानी ने कहा, जब तक जांच नहीं हुई है इन दोनों पर नजर रखनी चाहिए, परंतु सहसा ऐसा कोई काम न करना जिसके लिए पीछे पछताना पड़े। पीर अली ने पहले अच्छे कार्य किए हैं और दीवान दुल्हाजू ने ओरछा फाटक की अच्छी संभाल की है। इस समय हाथ में कोई बढ़िया गोलंदाज दुल्हाजू की जगह भेजने के लिए नहीं है। मेरे मन में आता है, मोतीबाई बोली, सुंदर को दीवान साहब के साथ दिन के काम के लिए कर दीजिए। रात के काम के लिए किसी और को भेज दिया जाएगा। रानी ने स्वीकार किया। सुंदर रात को जागी थी, सोने के लिए तैयार हुई थी कि उसको यह योजना बतलाई गई। सुंदर की नींद भाग गई। वह नहा धोकर और थोड़ा सा खा पीकर ओरछा फाटक पर पहुंच गई। उस दिन भी घनघोर युद्ध हुआ। दोनों तरफ विकट नरसंहार। केवल दो बातें विशेष हुई। ओरछा फाटक की वह तोप जो दुल्हाजू के हाथ में थी अच्छी नहीं चली और एक गोला महल के सामने जहां बारूद बन रही थी गिरा, फटा और बारूद जलकर धड़ाके के साथ 25-30 स्त्री पुरुषों को अपने साथ हवा में उठा ले गई। उनके अंगों का भी पता न चला कि वे कहाँ गए। बारूद में आग लग जाने के कारण किले में खलबली मच गई। भीषण नरसंहार तथा नगर के मकानों के भयानक विध्वंस के कारण लोगों में निराशा फैलने लगी।
किले की दीवारों में जगह जगह छेद हो गए थे। संध्या के उपरांत रानी शहर में गई, दीवारों का निरीक्षण किया, मरम्मत कराई। उस समय जबकि अन्य रातों की अपेक्षा इस रात अधिक गोलाबारी हो रही थी और इतनी शीघ्रता के साथ मानो कोई कल काम कर रही हो। रात को देर में लौटी, सीधी महादेव के मंदिर में गई। ध्यान के उपरांत बारादरी में थोड़ी देर के लिए जा लेटी। एक झपकी आई, उन्होंने स्वप्न देखा। एक गौर वर्ण युवती, सुंदर आकृति वाली, बड़े बड़े काले नेत्र, लाल रंग की साड़ी का आंचल बांधे हुए, आभूषणों से लदी हुई। वह स्त्री किले की बुर्ज पर खड़ी हुई अंग्रेजों के लाल लाल गोलों को अपने कोमल करों में झेल रही है। कह रही है, लक्ष्मीबाई देख, इन गोलों को झेलते झेलते मेरे हाथ काले हो गए हैं। चिंता मत कर, स्वराज्य की देवी अमर है। रानी की आंख खुली। भयंकर गोलाबारी हो रही थी और होती रही, पर उन्हें न कोई चिंता न थकान। झटपट जीने से उतरी और स्वप्न का संवाद सेनापति और मुख्य मुख्य दलपतियों को सुनाया। सवेरा होते होते यह संवाद सर्वत्र किले और नगर में फैल गया। तमाम स्त्री पुरुषों की नसों में बिजली सी कौंध गई। डटकर युद्ध होने लगा, पहले दिन की अपेक्षा भी अधिक घोर। उस दिन पीर अली और बरहामुद्दीन वाले मामले की जांच पड़ताल न हो सकी, परंतु संध्या समय रानी को मालूम हो गया कि दूल्हाजू ने अनमने होकर काम किया था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।